Hello guys, today we are going to continue our same chapter number 7, that is evolution for class 12 students. And in this chapter today we are going to see certain evidences for evolution which reveal that really evolution has taken place and it continues, it takes place, right? तो देखिए जो इवोल्यूशन के एविडेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो अलग अलग तरीके के जो एरियाज हैं वहां से एविडेंसेस मिलते हैं। यानी अगर हम पहले बात करें फॉसिल्स की, फॉसिल्स आप जानते हैं कि किसी भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म्स के, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म्स के जो भी हार्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो इम्प्रेशंस होते हैं जमीन के अंदर दबे हुए, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। जो उनकी डेथ के कई हजारों सालों बाद हमें जो खुदाई है जमीन की उसमें प्राप्त होते हैं, तो ऐसे इम्प्रेशंस या ऐसे डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स हु वर अलाइव इन द रिमोट पास्ट, सो दे आर फाउंड डीप इनटू द अर्थ, सो दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। अब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, उनके अकरेंस के बारे में, तो जहां स्टडी ऑफ फॉसिल्स की जाती है दैट इज नेम्ड एज पैलियोंटोलॉजी। ओके, सो पैलियोंटोलॉजी इज एक्चुअली दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिटेल स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स एक्चुअली रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, आपको पता है। अब रॉक्स से सेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, अर्थ की जो ड्यूरेशन है, अर्थ के फॉर्मेशन की जो हिस्ट्री है, उस लॉन्ग हिस्ट्री के दौरान अलग अलग प्रकार के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं। यानी उस पर्टिकुलर फॉसिल से ये पता चलता है कि उस तरीके के स्पेसिफिक जो सेडिमेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन के दौरान ये ऑर्गेनिज्म मारा गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अर्थ के डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स को स्टडी करके, डिफरेंट टाइप के एज के सेडिमेंट्स को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एज में कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते होंगे, राइट। तो बेसिकली अर्थ भी अपना एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री रखती है, अर्थ के अंदर भी सेडिमेंट फॉर्मेशन चलती रहती है, अलग अलग प्रकार के सेडिमेंट्स फॉर्म होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फॉसिल्स हैं वो एक पर्टिकुलर एज के दौरान जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते थे उस पर्टिकुलर सेडिमेंट फॉर्मेशन के दौरान वो उनके बॉडी पार्ट्स या उनके रेमिनेंट्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली हम इस तरीके से जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको हम बायोलॉजिकल हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और आपको पता है कि जो फॉसिल्स अर्थ की जितनी ऊपरी सरफेस पर, जितनी कम गहराई पर पाए जाते हैं वो उतने रिसेंट होते हैं, और जो फॉसिल जितना ज्यादा डीप अर्थ में पाया जाएगा वो उतना ज्यादा पुराना होगा, राइट। तो ये एक तरीके का सिंबल है, ये एक एविडेंस है कि उस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर टाइप के एज में सर्वाइव करते थे, ठीक है। तो सेडिमेंट्स की टाइप को देख के, सेडिमेंट की फॉर्मेशन के जो स्पेसिफिसिटी है उसको हम देख के फॉसिल के बारे में हम काफी हद तक अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हर अलग अलग एज पे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म अराइज होते रहते हैं और मरते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉसिल्स हैं ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप जानते हैं डायनासोर्स हैं, डोडो है, ऐसे कई तमाम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हैं जो आज, जिनका एक भी मेंबर आज पूरे अर्थ पे सर्वाइव नहीं करता, राइट। तो बेसिकली ये जो एविडेंस है ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहलाता है, क्योंकि ये पैलियोंटोलॉजी के थ्रू हमें ऑब्टेन होता है, यानी फॉसिल्स की स्टडी के दौरान, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन डिफरेंट लेयर्स के सेडिमेंट्स को डिफरेंटली हम स्टडी करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर एज में, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है। तो हमें ये एहसास हुआ, हमें ये पता चलता है कि बेसिकली अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग प्रकार की लाइफ फॉर्म्स पाई जाती थी और आगे भी इस तरीके की चीजें कंटिन्यू करती रहेंगी, राइट। नाउ दूसरा एविडेंस आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म्स।
कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे फोरलिम्स ऑफ बैट, व्हेल, टाइगर एंड मैन। इन मैन के, ह्यूमन बींग्स के, टाइगर के, व्हेल के, बैट के, इनके अगर फोरलिम्स को आप एनाटॉमिकल स्टडी करें तो इनका स्केलेटन सेम है। यानी जैसे हमारे ये अपर आर्म की हड्डी को हम ह्यूमरस बोलते हैं, यहाँ लोअर आर्म पे 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक। रिस्ट बोन यानी मेटाकार्पल्स, सॉरी कार्पल्स, फिर ये पाम वाली बोन्स मेटाकार्पल्स, और आगे उंगलियों की तरफ ये फेलिंजेस, राइट। तो ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलिंजेस। तो ये सेम तरीके का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ये मैन के वॉल्यूम्स में भी, मैन के हैंड्स में भी पाया जाता है, टाइगर के, व्हेल के, बैट्स के, इन सब के वॉल्यूम्स में यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ओरिजिनली या बेसिकली ये ऑर्गेनिम्स, ये स्ट्रक्चर्स उनके सिमिलर ओरिजिन शो करते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। बैट के वॉल्यूम्स उसको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, व्हेल के वॉल्यूम्स का अलग फंक्शन, टाइगर के वॉल्यूम्स वो इसको हेल्प दौड़ने में हेल्प करते हैं, मैन अपने हैंड से कुछ चीज उठाते हैं, खाते हैं, लिखते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के ऑर्गन्स जो ओरिजिन में, जो बेसिक डिजाइन में सेम हो लेकिन फंक्शनली डिफरेंट हो, इनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, राइट। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स या होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज स्ट्रक्चर्स which have same origin, same basic design but different functions, right? As examples we have seen in case of bat, whale, tiger and man, their forelimbs are structurally same with the same design but they are functionally different. Okay. Second, homology का example हम देख सकते हैं, thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita। यानी न केवल एनिमल्स में बल्कि प्लांट्स में भी होमोलॉजी देखने को मिलती है। तो प्लांट्स में भी इवोल्यूशन होता है बिकॉज दे आर आल्सो लिविंग बीइंग्स। सो प्लांट्स में हमें होमोलॉजी का एग्जांपल क्या है, बोगनविलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंडल्स। अब इसमें सेम स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पे होते हैं दोनों ही, और ये मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं। ओके, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चरली ये डिजाइन, इनका बेसिक डिजाइन सेम है बिकॉज दी बोथ आर थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल ऑफ कुकुरबिटा, दीज बोथ आर modified branches and they are axial in position, okay, but functionally they are different. How? बोगनविलिया की जो थॉर्न है वो उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि कुकुरबिटा के जो टेंडल्स हैं वो उसको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। ओके, ये 10th क्लास की आपने पढ़ा होगा, थिग्मोट्रोपिस। तो ये टच के कांटेक्ट में आके उसके चारों बाइंड अप होते हैं और उसको फिर क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं इस प्लांट को, जिसके सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से फंक्शनल इनके अलग अलग होते हैं, राइट। अब बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स या एनालॉगी के। एनालॉगी में या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होमोलोगस स्ट्रक्चर से जस्ट अपोजिट है, यानी ये बेसिक डिजाइन में, बेसिक स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होंगे लेकिन फिर भी इनके फंक्शंस सेम होते हैं। देखिए एग्जांपल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। हम जानते हैं कि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है और बर्ड एक एव्स ग्रुप में पाया जाने वाला एक मेंबर है। तो बटरफ्लाई के जो विंग्स है एक्चुअली वो उसके सिर्फ मेम्ब्रेनस स्किन फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उसका कोई विशेष स्पेसिफिक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर और डिजाइन नहीं होता। तो इंसेक्ट्स में जो विंग्स है, बटरफ्लाई की जो विंग्स है वो ओनली मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जबकि बर्ड्स के विंग्स प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें फेदर्स पाए जाते हैं, जिसमें मसल्स पाई जाती हैं, जिसमें बोन्स पाई जाती हैं। तो स्ट्रक्चरली दिस बोथ आर डिफरेंट एज यू हैव सीन कि बर्ड्स के विंग्स में बोन्स भी हैं और उसमें मसल्स भी हेल्प करती हैं और उसके साथ साथ उसमें फेदर्स वगैरह भी हैं, ठीक है। जबकि इंसेक्ट्स के केस में हमने क्या देखा, विंग्स केवल स्किन के मेम्ब्रेन फोल्ड्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरली ये पूरी तरह डिफरेंट है लेकिन हेल्प दोनों का, फंक्शन दोनों का एक जैसा ही है, दोनों फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स भी उसके थ्रू, विंग्स के थ्रू अपने फ्लाइंग को फैसिलिटेट कर पाते हैं और बर्ड्स भी वही फ्लाइंग करती हैं, राइट। तो ये तरीका है एनालॉगस ऑर्गन्स का। ऐसे ही एग्जांपल एक और आता है इसमें, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स। देखिए ऑक्टोपस हम जानते हैं फाइलम मोलस्का का इनवर्टिब्रेट है, जबकि मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो
ऑक्टोपस की जो आंख होती है वो फंक्शनली सेम है, यानी बेसिकली देखने का ही काम करते हैं दोनों आंखें। ह्यूमन बींग्स की आईज, मैमल्स की आईज और ऑक्टोपस की आई, इन दोनों का काम एक बेसिक फंक्शन देखना ही है, चीजों को स्पॉट करना ही है। लेकिन फंक्शनली डिफरेंट कैसे है? जो ह्यूमन बींग्स की जो आईज है या मैमल्स की जो आईज है वो बेसिकली लेंस की शेप को एडजस्ट करके बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, ये लेंस की शेप और साइज को ये कम और ज्यादा करके उस चीज को स्पॉट करती है, उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है, ठीक है। जबकि ऑक्टोपस के केस में ये जो आईज है ये एक्चुअली मूवमेंट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाती है। जैसे हम ऑर्डिनरी एक कैमरा जो होता है, टेलीस्कोप जो होता है, हम उसको आगे पीछे सेट करते हैं उसके, तो ये उसी तरीके से एक ऑर्डिनरी कैमरे के रूप में अपने आंखों को ये रेटिना से आगे और पीछे लेके तब वो फोकस करता है, अपनी चीजों को स्पॉट करता है, राइट। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, जबकि फंक्शन दोनों का सेम है, दे हेल्प इन विजुअलाइजिंग, ओके। ऐसे ही एक बार एग्जांपल आता है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स। देखिए, डॉल्फिन हम जानते हैं कि एक्चुअली मैमल्स हैं, राइट, जबकि पेंगुइन्स बर्ड्स हैं। तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर तो पूरी तरह डिफरेंट हो गया, क्योंकि बर्ड्स के फ्लिपर्स यानी पेंगुइन्स के फ्लिपर्स और मैमल्स के फ्लिपर्स स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। लेकिन दोनों का काम एक ही है, दे हेल्प इन स्विमिंग। तो पेंगुइन्स भी अपने फ्लिपर्स के जरिए स्विमिंग में हेल्प लेता है और इसी तरीके से डॉल्फिन्स भी फ्लिपर्स के जरिए स्विम कर पाती हैं। तो एक्चुअली और यही चीज इसी तरीके के जो एनालॉजी है वो प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास सामने पोटैटो और स्वीट पोटैटो का। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, राइट, जबकि स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है। तो स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, जबकि फंक्शन दोनों का सेम है, दे बोथ स्टोर फूड एंड गेट स्वॉलन अप, राइट, फूड स्टोर करके ये फूल जाते हैं। तो गाइस अब आपने देखा कि एक्चुअली जो हैबिटेट है, हम ये कह सकते हैं कि जो सेम हैबिटेट होता है उस सेम हैबिटेट को शेयर करने की वजह से अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कैटेगरीज के ऑर्गेनिल्स भी फंक्शनली सिमिलरिटी शो कर सकते हैं, ठीक, जैसे हमने देखा अभी इन चारों केसेस में, क्योंकि उनका हैबिटेट सेम है। तो सेम हैबिटेट में होने की वजह से इस तरीके के जो अलग अलग ऑर्गेनिल्स भी सेम टाइप की फंक्शन में सिमिलरिटीज रिवील करते हैं। होमोलॉजी में क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक डिजाइन सेम है, इसका मतलब कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स दे शो ए डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन, यानी इनिशियली उनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन रहे होंगे क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम आया, बेसिक डिजाइन सेम है। तो स्ट्रक्चर जो सेम है यानी कोई एंसेस्टर उनका कॉमन रहा होगा, उसी एक कॉमन एंसेस्टर से सेम टाइप की डिजाइन आया, उनके अंदर सेम बेसिक स्ट्रक्चर आया। लेकिन धीरे धीरे उनके मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये चेंजेस आए और उसकी वजह से उनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होने लगते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि होमोलॉजी रेफर्स टू अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ओके, वेयरएज एनालॉजी रेफर्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आप समझ सकते हैं एनालॉजी के बारे में भी, क्योंकि इनका बेसिक डिजाइन बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी इनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं रहे होंगे, दे डोंट शो कॉमन एंसेस्ट्री। तो अलग अलग एंसेस्टर्स के होने की वजह से भी ये इनिशियली देवर फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट, लेकिन बाद में धीरे धीरे सेम हैबिटेट होने की वजह से इनके जो ऑर्गन्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके फंक्शंस में सिमिलरिटी नजर आने लगती है। सो दैट्स व्हाई एनालॉगस स्ट्रक्चर्स रिवील कन्वर्जेंट इवोल्यूशन whereas homologous structures reveal divergent evolution, okay। so guys अब आपने देखा कि किस तरीके से ये जो तरह तरह के एविडेंसेस हैं ये हमारे इवोल्यूशन को रिवील करते हैं और इसका एक प्रमाण देते हैं कि हाँ इवोल्यूशन वास्तव में होता है और अब तक हो भी काफी कुछ हो चुका है, ओके। अब इसी सिलसिले में एक टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सामने आया है कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले
ये देखा जाता था कि जो व्हाइट कलर के विंग्स वाले जो मॉथ थे, मॉथ आप जानते हैं बटरफ्लाई जैसा ही एक दूसरा क्रिएचर है, दूसरा इंसेक्ट है। तो व्हाइट विंग वाले जो मॉथ से पहले वो ज्यादा संख्या में पाए जाते थे, उनकी संख्या ज्यादा होती थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फिर वो जो डार्क कलर के विंग वाले जो मॉथ थे उनकी संख्या ज्यादा बढ़ने लगी। तो एक्सप्लेनेशन ये दिया गया बेसिकली कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं हो पाया था तब तक वहां पर प्लांट्स की जो बार्क्स थी, प्लांट की जो ट्रीज के जो ट्रंक थे या जो उनके स्टेम्स थे, उस पर व्हाइट कलर के लाइकेंस की ग्रोथ बहुत प्रोमिनेंट थी, बहुत प्रिवेलिंग थी। अब व्हाइट कलर के लाइकेंस की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उसमें व्हाइट कलर के जब मॉथ्स बैठते थे तो वो प्रेडेटर्स को सेम बैकग्राउंड के होने की वजह से आसानी से नजर नहीं आते थे। ठीक, तो उस केस में प्रेडेटर्स को जो अपोजिट कॉन्ट्रास्ट करेक्टर वाले जो डार्क कलर के जो विंग्स वाले जो मॉथ्स होते थे वो उनको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ दिखाई देते थे, तो उनको फटाक से वो चुन चुन के खा लेते थे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट विंग वाले जो मॉथ्स थे उनकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम लाइकेंस के व्हाइट कलर के लाइकेंस की ग्रोथ ज्यादा थी, प्रोमिनेंट थी, और उसी सेम बैकग्राउंड के कलर की होने की वजह से दे वर नॉट इजीली कैच्ड बाय दीस प्रेडेटर्स। ओके, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूँ कि जो लाइकेंस की ग्रोथ थी वो बेसिकली कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बनने के बाद जो स्मोक है, जो सूट है, उसकी वजह से जो ट्रीज है उनकी बैकग्राउंड, उनके स्टेम्स, उनकी बार्क वगैरह वो सब डार्क कलर के होने लगे, और डार्क कलर के होने की वजह से उसके सूट की स्मोक की वजह से डार्क कलर के होने लगे, और उस डार्क कलर के ऊपर जो डार्क कलर के विंग्स जो मॉथ बैठते थे वो इजीली नजर नहीं आते थे प्रेडेटर्स को। तो उस केस में फिर जो व्हाइट कलर वाले जो थे डार्क बैकग्राउंड पे वो आसानी से स्पॉट हो जाते थे, उनको फिर वो मॉथ्स को, व्हाइट विंग वाले मॉथ्स को प्रेडेटर्स चुन के खा लेते थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल रिवील करता है कि किस तरीके से जो नेचर के अकॉर्डिंग होता है वही इजीली सर्वाइव करता है लंबे समय तक, और उसी के प्रोजेनीज आगे आने वाले टाइम में नजर आती है। So the organisms who are really reproductively or physically fittest according to the climatic conditions, according to the surrounding environment, only they are selected by nature and they are allowed by nature to survive and reproduce for long period of time. So guys, इसके साथ हमारा एक और important topic evidences for evolution complete होता है, and you have your own work, you know. Keep doing your homework, keep doing your question answers, and stay home, stay safe, keep watching and keep sharing videos. Thank you, God bless you.